बताना कि तैलीय पदार्थ का निर्माण कौन सा ग्रंथि करता है? सीबम ग्रंथि। तैलीय पदार्थ हमारे शरीर से बाहर कौन सा ग्रंथि निकालता है? सीबम ग्रंथि। बिल्कुल से सीबम ग्रंथि का निर्माण कौन सा ऊतक करेगा? सीबम ग्रंथि घनाकार, ठीक है, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। घनाकार एपिथेलियम ऊतक का काम क्या है? तो ग्रंथि का निर्माण करना। जितना भी प्रकार का शरीर होता है सभी को क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है, हाँ कर देंगे। ये सबको बोल रहे हैं 6 बजे आने के लिए, लेकिन उस टाइम पहुंच नहीं पाता है, इसलिए लेट हो ही जाता है। 6:10 6:15 हो ही जाता है, कितना कुछ कोशिश करते हैं हो ही जाता है। तो अभी बताएं तो ये कि हम घनाकार एपिथेलियम ऊतक का काम है, आप घनाकार एपिथेलियम ऊतक का काम है क्या करना? ग्रंथि का निर्माण करना। ग्रंथि का निर्माण करना। बहुत सारे ग्रंथि बताए थे, जैसे श्वेत ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? श्वेत ग्रंथि का निर्माण कौन सा ऊतक करेगा? घनाकार एपिथेलियम ऊतक। और श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना। ठीक है, पसीना कौन सा ग्रंथि से? श्वेत ग्रंथि से निकलता है। और बताए थे कि आंख में पाया जाता है लेक्रेमाइन ग्रंथि, और लेक्रेमाइन ग्रंथि से लेक्रेमाइन नामक एंजाइम निकलता है, और वो लेक्रेमाइन नामक एंजाइम शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ जाता है उसको नष्ट करने का काम करता है। कौन सा ग्रंथि? लेक्रेमाइन ग्रंथि से निकलता है लेक्रेमाइन नामक रसायन। हाँ, लेक्रेमाइन ग्रंथि से कौन सा रसायन निकलेगा? लेटरमाइन नामक रसायन निकलेगा। तो लेटरमाइन नामक ग्रंथि का भी निर्माण कौन सा ऊतक करेगा? घनाकार एपिथेलियम ऊतक। घनाकार एपिथेलियम ऊतक। चलिए, आज ऑब्जेक्टिव भी दिए थे और इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, और इसको आज जंतु ऊतक को आज खत्म कर देंगे। जंतु ऊतक आज खत्म हो जाएगा। हाँ, थ्योरिटिकल से खत्म हो जाएगा, ये थ्योरिटिकल खत्म हो जाएगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव बचेगा, तो ऑब्जेक्टिव भी पूरा करवा दिया जाएगा। चलिए, बताएगा कि उपास्थि ऊतक कौन सा कोशिका से मिलकर बना होता है? उपास्थि ऊतक कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका से बना होता है। कौन सा ऊतक? उपास्थि ऊतक। पूछेगा कि मानव शरीर में उपास्थि ऊतक जो है वो कौन सा कोशिका से मिलकर बना होता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका। कौन सा कोशिका से? कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका। और ये उपास्थि ऊतक कहाँ रहता है? जहाँ पर घूमता है, ठीक है, जोड़ा जहाँ पर ज्वाइंट रहता है वहीं पर ये क्या करता है? चिकना प्रदान करता है। क्या करता है? चिकना प्रदान करता है। क्या करता है? चिकना प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, कौन सा ऊतक? उपास्थि ऊतक। और उपास्थि ऊतक कौन सा कोशिका से? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। चलिए, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट में एक प्रोटीन उपस्थित रहता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कौन सा? कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन कौन सा उपास्थि में रहेगा? सॉरी, कॉन्ड्रियो नहीं, कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन किसमें उपस्थित रहेगा? कॉन्ड्रियोब्लास्ट में। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट एक प्रकार का क्या है? कोशिका है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट एक प्रकार का क्या है? कोशिका है। उसी कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका में कौन सा रसायन रहता है? कॉन्ड्रीन रसायन। कौन सा रसायन? कॉन्ड्रीन रसायन। और कॉन्ड्रीन रसायन का काम क्या है? चिकना प्रदान करना। जहाँ पर मुड़ाव होता है, जिसे आपको मशीन वगैरह में ग्रीस देते हैं ना, चिकना प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं चिकना प्रदान करने के लिए। ठीक है, उपास्थि ऊतक। कौन सा ऊतक? उपास्थि ऊतक। कौन सा ऊतक? उपास्थि ऊतक। चलिए, ये नाक, बाएं कान और यहाँ पर ट्रेकिया के मध्य अवस्थित रहता है। ठीक है, कौन सा ऊतक? उपास्थि ऊतक। कौन सा ऊतक? उपास्थि ऊतक। चलिए, ठीक है, उसके बाद आगे बताए थे स्नायु। स्नायु को कहते हैं लिंगामेंट। स्नायु को क्या कहते हैं? लिंगामेंट। लिंगामेंट का काम क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कौन सा ऊतक? लिंगामेंट। कौन सा ऊतक? हाँ, तो स्नायु एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। स्नायु एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। बिल्कुल सही है, ऊतक है। और इसमें स्नायु ऊतक कौन सा फाइबर का बना होता है? स्नायु, हाँ, येलो पीला फाइबर। ठीक है, स्नायु ऊतक जो बना होता है कौन सा फाइबर का बना होता है? पीला फाइबर, यानी पीला तंतु कोशिका। पीला तंतु कोशिका। और पीला तंतु कोशिका का बना होता है, तो इसमें कौन सा प्रोटीन रहेगा? एलास्टिन नामक प्रोटीन। अगर पूछेगा आपसे कि बताइए स्नायु ऊतक में कौन सा प्रोटीन रहता है? एलास्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हाँ, एलास्टिन प्रोटीन कौन सा ऊतक में? स्नायु ऊतक में एलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, जिसको कहते हैं लिंगामेंट। उसके बाद आगे बताए थे कंडरा बताए थे। कंडरा जो रहता है ना, वो व्हाइट फाइबर ऊतक से बना होता है। व्हाइट फाइबर ऊतक श्वेत तंतु ऊतक से बना होता है। कौन सा? कंडरा, जिसे कहते हैं टेंडन ऊतक। और टेंडन का काम क्या है? हड्डी से मांस को जोड़ना। हड्डी से मांस को। और पूछेगा आपसे कि कंडरा जिसे कहते हैं टेंडल, उसमें कौन सा प्रोटीन रहेगा? नहीं,
कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ऑप्शन दे देगा कि बताइए, पूछ लेगा आपसे कि कोलेजन नामक प्रोटीन किसमें रहेगा, तो क्या मारना है? कंडरा, 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 उसी को कहते हैं टेंडल। क्या कहते हैं? टेंडल कहते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये सब पूछता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम आए थे अस्थि, और अस्थि में बताए थे कि हड्डी जो होता है वो काफी मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है हड्डी, और इसमें किसका किसका मात्रा रहता है? कैल्शियम रहता है, और क्या रहता है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। और इस हड्डी में एक पूछेगा आपसे कि बताइए, ये अस्थि में जो मैट्रिक्स उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? ओसिन, ओसिन नामक एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ओसिन नामक एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। तो आपसे पूछेगा कि ओसिन नामक प्रोटीन किसमें उपस्थित रहता है? हड्डी में। किसमें रहेगा? हड्डी। हाँ, हड्डी में एक प्रोटीन उपस्थित रहता है जिसका नाम है ओसिन। क्या नाम है? ओसिन। क्या नाम है? ओसिन नाम। चलिए ठीक है, बिल्कुल ओसिन नाम उसका होता है। उसके बाद आगे बताइएगा, लेकिन अस्थि कौन सी कोशिका से मिलकर बना होता है? अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से। ठीक है, अस्थि जो बनता है, हड्डी जो बनता है वो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट, उपास्थि, उपास्थि उत्तक जो बनता है वो कॉन्ड्रियोब्लास्ट से, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। लेकिन अस्थि, अस्थि जो बनता है, हड्डी जो बनता है वो ऑस्टियोब्लास्ट से, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट नामक उत्तक से। चलिए ठीक है, बिल्कुल कौन सा उत्तक से? ऑस्टियोब्लास्ट नामक उत्तक से। हाँ, उसी को कहते हैं टिश्यू, ऑस्टियोब्लास्ट। और बताएगा कि लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा कौन सा रंग, कौन सा ब्लड का निर्माण करेगा? आरबीसी का। ठीक है, उसके बाद जो पीला अस्थि मज्जा रहता है वो कौन सा? श्वेत, डब्ल्यूबीसी। किसका निर्माण करेगा? किसका निर्माण करेगा? डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेगा। चलिए ठीक है, उसके बाद आइए रक्त के बारे में। तो रक्त के बारे में आपको पता होगा, रक्त एक कैसा है? तरल संयोजी उत्तक। पूछेगा रक्त एक कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। आपको अस्थि भी, हड्डी भी एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी। हड्डी तरल संयोजी उत्तक नहीं है, पर ठोस नहीं होगा जी, उत्तक है, तरल नहीं है। रक्त है तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक में कौन आएगा? रक्त आएगा। देखिए हड्डी भी संयोजी उत्तक है, रक्त भी संयोजी उत्तक है, लेकिन आपको रक्त तरल संयोजी उत्तक है, और हड्डी क्या है? कठोर रहता है जी, ठोस नहीं रहता है जी। तो तरल कैसे होगा? तरल नहीं ना होगा। तो चलिए, तो हड्डी, अब हड्डी हो जाएगा आपको तरल संयोजी उत्तक नहीं होगा, तरल संयोजी उत्तक नहीं होगा। वो हड्डी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, लेकिन वो तरल में नहीं आएगा। तरल संयोजी उत्तक में कौन आएगा? रक्त आएगा। कौन आएगा? रक्त आएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे बताएगा कि रक्त के तरल भाग के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तरल बताना है, रक्त के तरल भाग या मैट्रिक्स को तरल, हाँ, रक्त के जो तरल भाग रहता है और उस तरल भाग को आप मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से पूछेगा आपसे कि रक्त के तरल भाग या मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो कभी आपको तरल भाग का यूज ना करेगा, बोल देगा कि रक्त के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो किसी तरह से ऑप्शन आपको घुमा के पूछेगा। ठीक है, हाँ, तो याद रखना कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, बिल्कुल। और प्लाज्मा, प्लाज्मा रक्त की कोशिका में तैरते रहता है, प्लाज्मा तैरता है जी। चलिए, प्लाज्मा भी तरल में आ जाएगा ना, देखो ना मोहन। चलिए, तो रक्त, यहाँ पर बात कर रहे थे कि रक्त जो है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, और रक्त में जो तरल भाग पाया जाता है, रक्त में जो तरल भाग पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा रक्त कोशिका में क्या करता है? तैरता है। प्लाज्मा कहाँ तैरेगा? रक्त कोशिका। कहाँ तैरेगा? रक्त कोशिका। ठीक है, प्लाज्मा कहाँ तैरेगा? रक्त कोशिका में। प्लाज्मा का काम है वो रक्त कोशिका में क्या करते रहना? तैरते रहना। ठीक है, तो वो किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा रक्त में। तो कैसा होगा? संयोजी उत्तक हो जाएगा। कैसा होगा? संयोजी उत्तक। ठीक है, आ सकता है, कह रहा है कि प्लाज्मा तरल में नहीं आ सकता है, प्लाज्मा आ जाएगा। प्लाज्मा क्योंकि ब्लड के अंदर ही रहता है, ब्लड के अंदर, ब्लड की जो कोशिका रहता है उसी में तैरते रहता है। क्या करता है? तैरते रहता है, तो उसी में आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। और रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? रक्त, रक्त का जो है 50 से 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 50 से 55% क्या होता है? प्लाज्मा। चलिए ठीक है, और बात करें तो 45%, लगभग 45% क्या रहता है? रुधिर कोशिका रहता है। रुधिर 45% क्या रहता है? रुधिर से रहता है। अगर 55% ले रहे हैं आप
प्लाज्मा का, तो रुधिर कितना बचा? 45% पूछता है, कितना प्रतिशत? प्लाज्मा पूछेगा, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल रहता है? प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत? हाँ, प्लाज्मा में 90% जल, प्लाज्मा में 90% जल रहता है। चलिए ठीक है। और प्रोटीन कितना प्रतिशत रहता है? हाँ, 7% में प्रोटीन रहता है, कार्बनिक पदार्थ रहता है, और वो कार्बनिक पदार्थ रहता है। ठीक है, याद रखना कि प्लाज्मा प्लाज्मा में 90% क्या रहता है? जल। प्लाज्मा में 90% जल, 7% में कार्बनिक पदार्थ, वो कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन आता है। 7% में क्या क्या आ जाएगा? कार्बनिक पदार्थ, वो कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे देखना है, रक्त की कोशिका। रक्त में 3 प्रकार की कोशिका पाया जाता है। रक्त में कितना प्रकार का कोशिका रहता है? पूछेगा आपसे कि रक्त में कितना प्रकार की कोशिका होता है? 3। कौन कौन? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये क्या है? रक्त में पाई जाने वाली कोशिका। रक्त में पाई जाने वाली कोशिका। तो पूछेगा कि रक्त में कितना प्रकार का कोशिका पाया जाता है? 3 प्रकार का कोशिका पाया जाता है। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलिए, एरिथ्रोसाइट कहते हैं किसको? आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। अभी यही पूछ लेगा, कभी इसी को पूछ लेता है कि बताइए लाल रक्त को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। उसके बाद पूछेगा प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स का एक और नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? हाँ, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ये सब क्या है? रक्त में पाई जाने वाली कोशिका। रक्त में पाई जाने वाली कोशिका, रक्त में पाई जाने वाली कोशिका। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और डब्ल्यूबीसी का बात करें तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो करता है वो कौन तंतु करता है? पीला तंतु कोशिका, पीला तंतु कोशिका। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और आरबीसी का क्या काम है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। डब्ल्यूबीसी ने एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। सॉरी, डब्ल्यूबीसी कौन करेगा? डब्ल्यू। हाँ, परिवहन ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी करता है। चलिए ठीक है। देखिए, पूछ लेगा आपसे कि लसीका क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। लसीका भी एक प्रकार का क्या है? हाँ, लसीका भी रक्त के समान एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। चलो ठीक है, बिल्कुल। लसीका में केवल क्या चीज उपस्थित रहता है? लसीका में केवल डब्ल्यूबीसी रहता है। ठीक है, लसीका में क्या रहता है? डब्ल्यूबीसी। लसीका में केवल कौन रहता है? व्हाइट रहता है। ठीक है, श्वेत रहता है। डब्ल्यूबीसी रहता है। क्या चीज रहेगा? डब्ल्यूबीसी रहता है। और बात करें लसीका में किसका किसका अभाव रहेगा? तो प्लेटलेट्स का अभाव रहेगा। और किसका रहेगा? और आरबीसी का। ठीक है, यानी लाल रक्त कोशिका का, यानी लाल रक्त का अभाव रहेगा। और प्लेटलेट्स का क्या रहता है? अभाव रहता है। किसमें? लसीका में। किसमें? लसीका में। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न आएगा कि बताइए लसीका में उपस्थित रहता है सिर्फ क्या? डब्ल्यूबीसी। लसीका में सब उपस्थित क्या रहता है? डब्ल्यूबीसी उपस्थित रहता है। ठीक है, और क्या नहीं रहता है? तो लाल रक्त कण और प्लेटलेट्स नहीं रहता है। लाल रक्त कण और प्लेटलेट्स नहीं रहता है। किसमें? हाँ, लिम्फ में। चलिए ठीक है, लसीका में। किसमें? लसीका में। किसमें? लसीका में। देखिए, होता है क्या कि देखिए, आपको पता हो कि रक्त एक नली के माध्यम से प्रवेश करता है। रक्त एक नली के माध्यम से प्रवेश करता है, हृदय के द्वारा पंप करके। जब पंप करता है तो उसमें होता है क्या कि पंप के बाहर जो है क्या, रिस कर सिर्फ लसीका निकलता है बाहर। और उस लसीका में बाहर निकल जाता है क्या चीज? डब्ल्यूबीसी। और उस लसीका में डब्ल्यूबीसी बाहर निकल जाता है और लाल रक्त और प्लेटलेट्स नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो बाहर निकला वो क्या निकला? डब्ल्यूबीसी निकला। क्या निकला? डब्ल्यूबीसी निकला। और आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं निकला। तो स्वाभाविक बात है कि लसीका में सिर्फ उपस्थित क्या रहेगा? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि वही बाहर निकला, इसलिए क्या उपस्थित रहेगा? डब्ल्यूबीसी। और दोनों उपस्थित नहीं रहता है। दो उपस्थित नहीं रहेगा। कौन कौन उपस्थित नहीं रहेगा? आरबीसी और प्लेटलेट्स उपस्थित नहीं रहता। किसमें?
लसिका में, किसमें? लसिका में, किसमें? लसिका में। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। किसमें उपस्थित नहीं रहेगा? हाँ, लसिका में क्या चीज उपस्थित नहीं रहेगा? आरबीसी और प्लेटलेट्स पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पेशी उत्तक। पेशी उत्तक इसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं पेशी उत्तक। पेशी उत्तक, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है, पेशी उत्तक जो होता है, उसका उसका कोशिका बहुत लंबा लंबा होता है, ठीक है। पूछेगा कौन सी उत्तक का कोशिका लंबे आकार का होता है? हाँ, मस्कुलर टिश्यू या पेशी उत्तक। मस्कुलर टिश्यू या पेशी उत्तक। चलिए ठीक है। और अगर बात करें इसका मस्कुलर टिश्यू में, जो मस्कुलर टिश्यू या पेशी उत्तक में जो तरल पदार्थ रहता है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मा। पूछ लेगा कि मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशी उत्तक, पूछेगा कि पेशी उत्तक में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्मा कौन सा उत्तक में पाया जाएगा? पेशी उत्तक में। कौन सा उत्तक में? पेशी उत्तक। और पेशी उत्तक की कोशिका क्या होता है? लंबे आकार का, ठीक है। पेशी उत्तक की कोशिका लंबे आकार का। पेशी उत्तक की कोशिका क्या होता है? लंबे आकार का होता है। चलिए ठीक है, याद रखना। और यह उत्तक का मुख्य काम क्या है? जीवों को परिचालन करना, ठीक है। परिचालन करने में मदद करता है। परिचालन करने में मदद करता है कौन सा उत्तक? पेशी उत्तक। पूछेगा आपसे कि बताइए जीवों को परिचालन करने में कौन सा उत्तक मदद करेगा? पेशी उत्तक जीवों को परिचालन करने में मदद करता है। कौन सा उत्तक? पेशी उत्तक। सारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है, बन जाएगा। सारा प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस देखिएगा। तो पेशी उत्तक जो होता है वो जंतुओं को परिचालन करने में मदद करता है। और पेशी उत्तक का बात करें तो पेशी उत्तक में पाया जाता है क्या चीज? लंबी लंबी कोशिका, और इसमें पाया जाता है तरल पदार्थ के रूप में सार्कोप्लाज्मा। या फिर बोलेगा कि बताइए पेशी उत्तक में जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्मा। और इसी प्रकार बताए थे कि माइक्रोकोटिया के अंदर जो तरल भाग पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए बता दिए थे ये सब। उसके बाद देखिए पेशी उत्तक पूछेगा पेशी उत्तक का कितना प्रकार है? तो 3 प्रकार है, ठीक है। पेशी उत्तक कितना प्रकार? पेशी उत्तक कितना प्रकार? 3 प्रकार। तो आपको पता होगा कि अभी बताएं पेशी उत्तक, अभी बताएं कि पेशी उत्तक जो होता है, पेशी उत्तक की कोशिका लंबे लंबी होती है। पेशी उत्तक की कोशिका लंबे लंबी होती है। तो स्वाभाविक बात है कि पेशी उत्तक में जितना पेशी उत्तक का जितना भाग होगा सबका कोशिका क्या रहेगा? लंबा रहेगा, लंबा लंबा रहेगा, ठीक है। पेशी उत्तक का कोशिका लंबा है तो उसके अंदर जाएगा सबका कोशिका क्या रहेगा? लंबा रहेगा। क्या रहेगा? लंबा रहेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पेशी उत्तक कितना प्रकार? 3 प्रकार। ये पहला प्रकार कौन सा होता है? अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी को कहते हैं आरेखित। अनैच्छिक पेशी को क्या कहते हैं? आरेखित। अनैच्छिक पेशी को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी को क्या बोलते हैं? आरेखित बोलते हैं। चलिए ठीक है, अनैच्छिक पेशी किसको कहते हैं? हाँ, जैसे में क्या होगा? इसमें अपना इच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसमें अपना इच्छा नहीं होता, इसमें अपना इच्छा नहीं रहेगा। हाँ, इस पेशी तक वही अनैच्छिक पेशी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपना इच्छा उसमें नहीं होता है। देखिए अपना इच्छा आपको हाथ को क्या करना? हिलाना, ठीक है, या पैर को हिलाना, आगे बढ़ना, पीछे होना, चलना, ये सब कैसा है? ऐच्छिक क्रिया। कैसा है? ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। तो अभी बताए थे कि पेशी उत्तक जो होता है ना, पेशी उत्तक के कितना प्रकार? 3 प्रकार। तो पेशी उत्तक का पहला प्रकार बताए थे आरेखित पेशी, उसी को कहते हैं अनैच्छिक पेशी। आरेखित पेशी को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी। जैसे में अनैच्छिक पेशी में कौन आएगा? नेत्र का आइरिस। नेत्र का आइरिस। नेत्र का आइरिस कैसा होगा? अनैच्छिक पेशी, ठीक। किसमें आएगा? अनैच्छिक पेशी में। किसमें आएगा? अनैच्छिक पेशी, ठीक। उसी प्रकार से टेस्टिस, विसरण, विसरण भी किसमें आएगा? अनैच्छिक पेशी में। किसमें आ जाएगा? हाँ, विसरण किसमें आएगा? अनैच्छिक पेशी में आएगा। उसी प्रकार से मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी भी किसमें आएगा? अनैच्छिक पेशी में। किसमें आएगा? अनैच्छिक पेशी में। चलिए ठीक है। उसी प्रकार से पूछेगा मूत्राशय भी किसमें आएगा? अनैच्छिक पेशी। किसमें आएगा? अनैच्छिक पेशी। उसी प्रकार से रक्त, और पूछेगा आपसे हृदय भी आएगा ना? हाँ, हृदय भी आ जाएगा किसमें? अनैच्छिक में आएगा। हाँ, नाड़ी गर्भ भी किसमें आएगा? अनैच्छिक में। किसमें आएगा? अनैच्छिक। तो ठीक है, तो इसमें समझ गए होंगे अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशी और आरेखित पेशी। आरेखित पेशी को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी। आरेखित पेशी को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। आरेखित पेशी को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। उसके बाद है रेखित पेशी, उसको कहते हैं ऐच्छिक पेशी। रेखित पेशी उसको बोलते हैं ऐच्छिक। रेखित पेशी को क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी, ठीक है। रेखित पेशी को क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी, ठीक है, बिल्कुल सही, ऐच्छिक पेशी होगा। और देखिए और रैखित पेशी जो होता है ना, वो रैखित पेशी का जो कोशिका होता है
वो एक ढंग से नहीं, एक ढंग से व्यवस्थित नहीं होता है। एक ढंग से व्यवस्थित कहने का मतलब जिस प्रकार से एक धागा ले लीजिए, ठीक है, एक धागा ले लीजिए, एक धागा ले लीजिए, उसको एक बार जो है क्या कर दिए, आपको घुलमुला दीजिए, उसी आकार का आता है किसका, अरेखित पेशिका कोशिका, अरेखित पेशिका कोशिका। और एक होता है रेखित पेशिका, आरेखित, समझ में ना, आरेखित, आरेखित है उसका कोशिका जो है एक मतलब सिंपल तरह से व्यवस्थित नहीं रहेगा। और उसके बाद देखिएगा रेखित पेशी, तो रेखित पेशी का रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी का कोशिका एक तरह से क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है, एक तरह से व्यवस्थित रहता है, एक पर एक इस तरह से क्या रहेगा, व्यवस्थित रहता है, किसका, हाँ, ऐच्छिक पेशी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं कंकाल उत्तक। रेखित पेशी या रेखित पेशी या फिर अनैच्छिक पेशी को क्या बोलते हैं, कंकाल उत्तक, इसी को क्या बोलते हैं, कंकाल उत्तक, इसे कंकाल उत्तक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस उत्तक के नाम से जानते हैं, कंकाल उत्तक के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, रेखित पेशी कहाँ पाया जाएगा, अनैच्छिक पेशी कहाँ पाया जाएगा, बताइए, हड्डी में पाया जाएगा, चलिए ठीक है, बिल्कुल, कहाँ पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है, हड्डी में, हाथ में, पैर में, गर्दन में, ठीक है, जहां भी बोलिएगा हड्डी में पाया जाता है, कौन सा उत्तक, ऐच्छिक उत्तक, उसे कहते हैं रेखिक पेशी, क्या बोलेंगे, रेखिक। हाँ, तो देखिए रेखिक पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी, रेखिक पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी को एक नाम से और जानते हैं, कंकाल उत्तक, क्योंकि ये रेखिक पेशी पाया जाता है आपको कहाँ, हड्डी में, तो हड्डी के ज्यादातर हड्डी वाले भाग में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कंकाल उत्तक, क्या बोलते हैं, कंकाल उत्तक, क्या बोलते हैं, कंकाल उत्तक। चलिए ठीक है, बिल्कुल, देखिए पूछेगा आपसे कि बताइए, पूछेगा आपसे रेखित पेशी कुल शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है, 50% होता है, ठीक है, रेखित पेशी जो होता है वो पूरा शरीर के वजन के अनुसार कितना प्रतिशत होता है, 50% जगह छेकता है, कौन सा, रेखित पेशी, ठीक है, रेखित पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी, ठीक है, रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी, तो समझ गए फिर रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी क्या है। और तीसरा जो है वो कौन सा, हृदय पेशी, हृदय पेशी, हृदय का निर्माण करने वाले पेशी को क्या कहते हैं, हाँ, कार्डिक पेशी कहते हैं, ठीक है, कार्डिक पेशी, क्या बोलते हैं, कार्डिक पेशी, क्या बोलते हैं, कार्डिक पेशी, कार्डियोग्राफ तो होगा हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी, तो कार्डिक पेशी के द्वारा जो बना होता है, कार्डिक पेशी के द्वारा क्या बना होता है, हृदय, हाँ, हृदय जो बना होता है कौन सा पेशी के, कार्डिक पेशी, कौन सा पेशी, कार्डिक, उसी को हिंदी में बोलते हैं कार्डिक पेशी को, हिंदी में बोलते हैं हृदय पेशी, कार्डिक पेशी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय पेशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हृदय पेशी। चलिए ठीक है, और ये जो है कैसा अनैच्छिक होता है, कैसा होता है, अनैच्छिक, कैसा होता है, अनैच्छिक, कैसा होता है, अनैच्छिक होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, कैसा होता है, अनैच्छिक होता है। चलिए इसी चीज होगा। उसके बाद आइए लास्ट बचा हुआ है तंत्रिका उत्तक, थोड़ा सा बचा हुआ है तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन टिश्यू, आपको बताए थे कि तंत्रिका उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, कौन सा, किसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, तंत्रिका में, तंत्रिका के उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन तंत्रिका उत्तक में इसलिए नहीं होता है, वहां पर क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, क्यों नहीं होता, सेंट्रोसोम तारकाय नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम तारकाय नहीं पाया जाता, इसलिए कोशिका विभाजन वहां पर संभव नहीं होता है, ठीक है, कहाँ नहीं संभव होगा, सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में, कहाँ होता है, लीवर, कहाँ होता है, लीवर में होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। बताएगा तंत्रिका उत्तक की कोशिका को क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक की कोशिका के न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन, तंत्रिका उत्तक की कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और बताएगा, बताना कि जीवों के मस्तिष्क बोलिए देते हैं मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं उत्तक से क्या होता है, बना होता है, कौन सा उत्तक से बना रहेगा, तंत्रिका उत्तक से, कौन सा उत्तक से, तंत्रिका उत्तक से ही बना रहता है, ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क कौन सा उत्तक से बना होता है, तंत्रिका उत्तक से। तो इतना हो गया था लास्ट। और संवेदन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में कौन मदद करता है, तंत्रिका उत्तक, हाँ, संदेश भेजना है, संदेश सूचना भेजना है तो कौन उत्तक भेजेगा, तंत्रिका उत्तक, कौन भेजता है, तंत्रिका उत्तक, और इस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। चलिए आइए, कितना ऑब्जेक्टिव दिए थे, लगभग 28, अभी टाइम है तो पूछ लेते हैं। चलिए बताएगा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, कार्य में भी समान और किसमें समान, उत्पत्ति में भी समान, अगर कार्य समान कर रहा है उत्पत्ति भी समान रूप से तो उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर कहा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, आपको बताना होगा कि कौन सही है और
कौन गलत है? हाँ, बताना कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। जी, क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अभी बताएं कि समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले कोशिका को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। दूसरा है कि उत्तक 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 एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीव में पाया जाता है। उत्तक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे में देखिएगा, पोरीफायरा का नाम सुने हैं? पोरीफायरा, पोरीफायरा बहुकोशिकीय है। पोरीफायरा क्या है? बहुकोशिकीय है। और पोरीफायरा बहुकोशिकीय होने के कारण इसमें उत्तक नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका बहुकोशिकीय है, पोरीफायरा क्या है? बहुकोशिकीय है, लेकिन इसमें उत्तक नहीं पाया जाता है। और एक कोशिका में उत्तक कैसे होगा? एक कोशिका में उत्तक नहीं ना रहता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। बिल्कुल, पादप और जंतु में दोनों में क्या पाया था? उत्तक पाया जाता, लेकिन दोनों में कार्य क्या है? अलग अलग बताए थे। ठीक है, चलिए बताना है कि